हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। कैसे मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी अभी क्लास में व्यस्त भी होने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लगातार सेशन में बने हुए हैं और लगातार सेशन में अच्छे प्यारे प्यारे से प्रश्नों को लेकर के चर्चा करते हैं। तो आज की ये साइंस की क्लास जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ओरिएंटेड रहने वाली है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके समक्ष हूँ। तो ये क्लास सारे उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो जनरल साइंस इनके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलती है, चाहे वो बिहार पुलिस का बच्चा हो, चाहे वो 4.0 वाला एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हों, या फिर कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हर उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी जहाँ पर ये जनरल साइंस देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉडरेट, इजी, टफ हर प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आज की इस क्लास को लेकर के और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे जो भी जुड़ते जा रहे हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बाबू सोना पुदीना सबको बुला लीजिएगा और फिर आइएगा मेरे साथ मिलकर के पढ़ते हैं इन प्यारे प्यारे से सवाल जवाब को जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आइएगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले माता रानी सरस्वती जी का आशीर्वाद ज़रूर लेंगे और माँ से यही विनती करेंगे कि हे माँ सरस्वती, हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करें और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाएं। ऐसी माँ से हमारी कामना है, तो माँ ज़रूर हम पर अपनी कृपा बरसाएंगी। तो चलते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन शेयर करो जल्दी जल्दी फटाफट से, ठीक है? स्ट्रेंथ एकदम बढ़ जानी चाहिए। आइएगा, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर आप लोग करते रहिएगा अच्छे तरीके से, प्यारे से तरीके से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्मृति की पूर्ण हानि की विशेषता है। स्मृति की पूर्ण हानि की विशेषता की बात कर रहा है भैया यहाँ पर। तो देखो, पूर्ण हानि की विशेषता की बात करते तो एक रोग होता है जिसे आप लोग कहते हैं क्या, अल्जाइमर। अल्जाइमर नाम का एक रोग होता है बेटा। अल्जाइमर रोग में क्या होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्र प्रभावित होता है मेरे भाई। और इसकी वजह से क्या है, हमारे अंदर भूलने की प्रवृत्ति आ जाती है ना, भूलने की प्रवृत्ति। और यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, भूलने की प्रवृत्ति, तो स्मृति की पूर्ण हानि कर रहा है, मतलब भूलने की बीमारी हो गई एक तरीके से हम लोग कहें तो। पार्किंसन रोग होता है, हंटिंगटन रोग होता है, भूलने की बीमारी अल्जाइमर रोग होता है। जब मैं पार्किंसन रोग की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें संपूर्ण शरीर की तंत्रिका कोशिका है ना, संपूर्ण शरीर की तंत्रिका कोशिका संपूर्ण शरीर की तंत्रिका कोशिका क्या है भैया, प्रभावित होती है ना, प्रभावित होती है। और इस रोग में क्या है, स्वयं की गति पर है ना, स्वयं की गति पर नियंत्रण नहीं रख पाते, नियंत्रण नहीं रख पाते, ठीक है, नहीं होता, ठीक है भाई। और हंटिंगटन रोग क्या होता है, ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है। कैसी होती है भाई, ये आनुवांशिक बीमारी होती है, आनुवांशिक रोग है, याद रखेंगे। ये एक खराब जीन के माता पिता के अंदर से क्या है, ये माता पिता के अंदर से खराब जीन आने से होता है, खराब जीन आने से होता है, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, भूलने की बीमारी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। अब आप लोग क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी डोज, जैसे कि मान के चलो आपको कहीं चोट लग जाए ब्रेन के अंदर है ना, तब ये दिक्कत आ सकती है, कोमा में आप चले जाते हैं, या फिर भाई आप नशीली दवाओं का प्रयोग कर रहे थे, ज़्यादा दुरुपयोग उनका यूज़ कर लिया जाता है, नशीली दवाएं आप खाते हैं, तब ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ अल्जाइमर डिजीज़ लिखा हुआ है, भूलने की बीमारी को, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग ए करेक्ट कर लेंगे मेरे भैया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि चार कक्षीय हृदय निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो केवल स्तनधारियों में, स्तनधारी और मछली में, स्तनधारी और पक्षी में, स्तनधारी और उभयचर में। देखो स्तनधारी जो होते हैं ना, मैमल्स, मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया होगा कि जो मैमल्स होता है, चाहे मैमल्स में कोई भी आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, खच्चर, कोई भी आ जाए तो चार होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दे रहा है भैया फिश, अगर फिश की बात करते हैं तो फिश में कितने होता है मेरे भाई, दो होता है। और क्या दे रहा है आपको, पक्षी, एप्स कहते हैं पक्षियों को, पक्षी वर्ग को, AVES, एप्स मतलब पक्षी वर्ग होता है, जिनके अंदर भी चार होता है। और जो एम्फीबियंस आपको दिखाई दे रहा है, उभयचर जिसे आप लोग कह रहे हैं, ठीक है,
एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस के अंतर्गत कितने होंगे भैया, 3 चैम्बर हाइट होगा। तो 4 कहाँ दिख रहा है आपको, स्तनधारी, स्तनपाई कह लो या स्तनधारी कह लो इन्हें, और कहाँ पर दिख रहा है भैया आपको, पक्षियों के अंतर्गत दिख रहा है। तो जहां पर पक्षी होगा, स्तनधारी होगा, वो ऑप्शन सही होगा। तो मैमल्स एंड बर्ड्स इज द करेक्ट हियर। यहाँ पर सी आंसर आपका बेटा सही चला जाएगा। सर्वाधिक हार्ट चैम्बर जब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा हृदय में चैम्बर किसके अंतर्गत होते हैं, तो याद रखना कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है भैया, इसमें क्या है, सर्वाधिक हृदय चैम्बर होता है। क्या होता है भाई मेरे, सर्वाधिक हार्ट चैम्बर होते हैं, हार्ट चैम्बर होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है भैया, हार्ट चैम्बर क्या है, इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। कितने होंगे ये भी बात याद रखनी है। तो 13 चैम्बर दिल इसके अंदर, मतलब हार्ट चैम्बर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो पोल नहीं है क्लास में, चुपचाप से पढ़ लो। पोल पर क्या होता है ना, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, न तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर पाते हैं और ना ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ पाते हैं। केवल पोल के चक्कर में कुछ नहीं, केवल आप अपने अंदर नॉलेज को गेन करो, और जितनी नॉलेज ज़्यादा गेन होगी उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन आंसर का तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा पाऊँ। आइएगा कि राफानस जो है हमारा, राफानस सैटाइवम जो होता है भैया, अगर राफानस सैटाइवम पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि राफानस सैटाइवम जो पौधा है, ये पौधा है कौन सा। तो देखो, जब अगर हम इस पौधे की बात करते हैं भैया, तो जो राफानस सैटाइवम पौधा होता है ये किसका है, इसे कहते हैं मूली। कौन सा है भैया, ये मूली है। ठीक है, और ये मूली है रेडिस, जिसे आप लोग कहेंगे रेडिस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो रेडिस में क्या है, देखो फल होता है, पत्ती होती है, जड़ें होती हैं। तो जड़ तो नीचे की तरफ है, तो उसको उखाड़ के खाते हैं आप लोग, उसके हालांकि पत्तियों को भी खा लेते हैं हम लोग, फल को भी खा लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि भैया उपयुक्त तो सभी इज द करेक्ट। यहाँ पर क्या है, फल भी खाते हैं आप लोग, पत्ती भी खा लेते हैं, ठीक है, और जड़ भी खा लेते हैं। किसकी भाई, मूली की, रेडिस की। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑल इज द करेक्ट हियर। ठीक, चलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, इतनी सी बात बताओ जल्दी फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु एस्चेरिचिया करके ये पूरा नाम होता है, लेकिन अभी आपको कोलाई इतने से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो लेकिन अब समझ में आ जाएगा। ई कोलाई करके भी हम इसको कहते हैं भैया। एस्चेरिचिया कोलाई को ही हम ई कोलाई के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी बड़ी आंत का, अगर हम देखें तो 3 भाग होते हैं बड़ी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, हमारी पाचन तंत्र का पार्ट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करता हूं तो ये 3 भागों में बटी होती है भैया। एक होता है सीकम, एक पार्ट होता है इसका कोलन, और एक पार्ट होता है रेक्टम, मतलब मलाशय, और कोलन को कोलन ही कहा जाता है। ये जो कोलन वाला भाग होता है ना बड़ी आंत का, ये सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है भाई बड़ी आंत का, है ना, सबसे बड़ा भाग यही होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, ई कोलाई नाम का जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु इसके अंदर देखने के लिए बेटा मिलेगा आपको। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी आंत का कोलन वाला पार्ट होगा। टेरिडोफाइट्स और फलीदार पौधे की जड़ की गांठ या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के धान के खेत, पैडी फील्ड, न तो ये सही है ना ही ये सही है। सही आंसर होगा मानव आंत में ये पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ जो सही आंसर होगा आपका मानव आंत में पाया जाएगा, मतलब ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंतर्गत पाया जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है भैया। कितनी होती है बेटा, 1.5 मीटर इसकी लंबाई देखने के लिए मिलती है। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 अदिश राशियों को दर्शाता है। अब अदिश और सदिश को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, और ये लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को याद तो होना चाहिए। करके बताओ आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से आंसर करेंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। एक बार जल्दी से आंसर कर देंगे भैया। आप बातें बहुत बनाते हैं यार, हैं बातें कम बनाया करो और पढ़ने पे
जितना ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देंगे ना, उतना ही जीवन आपका सरल और एक अच्छे नेतृत्व और एक अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जरूरी नहीं होता है पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक इतना सा नहीं है कि हमको जॉब लेनी है ना, कोई भी जॉब मिल जाए। जॉब देखो वो अपने आप से मिल जाएगी, जॉब की इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। जॉब क्या देती है? पैसा देती है ना। तो वो पैसा आप कैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से आपके अंदर संस्कार का आ जाना। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है तो ये मान के चलो आज वो अंधे के समान है मेरे भाई। इसलिए स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर किया करो। और ये आपका एक सपना, एक आपका जुनून और एक आपका मतलब वो कहते हैं ना, एक पेनफुल ड्रीम होना चाहिए पढ़ाई। क्योंकि जब तक पेनफुल ड्रीम नहीं बनता है तब तक कुछ नहीं हो सकता जीवन में। तो ये पेनफुल ड्रीम होना चाहिए और इस पर ही फोकस आपका होना चाहिए, ये फर्जी बातों को करने के बजाय। आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये अदिश की बात कर रहा है। जो अदिश राशियां होती है ना, अदिश राशि का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इनमें क्या होता है भैया? दिशा तो नहीं होती है, लेकिन इनमें परिमाण जरूर होता है। क्या होता है भैया? इनमें परिमाण होता है। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूँ, सदिश राशि की बात करता हूँ बेटा, तो उनमें क्या है? दिशा भी होती है। सदिश मतलब दिशा वाली, और भैया परिमाण तो इनमें होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि इनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी मिलती है। तो दोनों ही बातों के आधार पर पता चलता है कि द्रव्यमान एवं त्वरण, तापमान एवं टॉर्क, दूरी, गति। तो देखो यहाँ पर क्या है, दूरी और गति आंसर आपका सही हो जाएगा भाई, जैसा कि आप सभी लोग आंसर कर भी रहे हैं। तो इसकी दूरी और जो क्या है गति हमारी, ये दोनों ही कैसी हो जाएंगी? ये अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है भैया, अदिश राशियों को दर्शाता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है कि पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर के लिए प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? देखो वस्तुओं की अगर मैं बात करूं प्रत्यास्था के आधार पर भैया, तो दो प्रकार की होती हैं, एक इलास्टिक होती है, एक प्लास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब होता है एक तरीके से वो गुण होता है उसके अंदर के जब हम उसमें चोट देते हैं, है ना, प्रेशराइज करते हैं, तो वो अपना आकार बदल ले रही होती है। ठीक है, जिसका जो क्वार्ट्ज जो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम उसके फॉर्मूले के आधार पर देखेंगे तो पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर के लिए प्रत्यास्था गुणांक क्या है? तो भैया इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 0 0 आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए। क्या गुणांक बनता है भैया? 0। अगला प्रश्न देखेंगे कि पारा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? पारा बैरोमीटर जो होता है, पारा बैरोमीटर का आविष्कार हु इन्वेंटेड द मरकरी बैरोमीटर। तो मरकरी बैरोमीटर के जो आविष्कारक थे उनकी बात अगर आ जाए आपसे पूछने के लिए, तो क्या आंसर हो जाएगा भैया? इवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने पारा बैरोमीटर का आविष्कार किया था। ये बात आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। दैट्स वाई योर राइट आंसर विल बी डी इज द करेक्ट। ठीक है, और जितने भी बच्चे अभी कंजूसी जो कर रहे हैं वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर ले मेरे भाई। शेयर करना आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आइएगा, क्वेश्चन दे रहा है कि संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन जलने पर कालिख जैसी ज्वाला कब देता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। अब देखो कोई भी चीज है वो ऑक्सीजन के साथ जलेगी, है ना। जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर तो भाई कालापन दिखाई नहीं देगा। जैसे आप कोई भी लौ बनती है ना, लौ, आपने कोई भी दीपक जलाया, आप काजल बनाते हैं काजल, या फिर आप अपने घर में जैसे पहले दीपक बनते थे, दीपक जलाते थे, तो दीपक जला के रख दिया और आपने देखा होगा कि दीवार जो है दीवार के किनारे रख दिया, या फिर छत जो ऊपर वाली जो छत है ना वो काली काली नजर आ रही है, काली हो गई कि यहाँ पर दीपक जलाया गया, तो वो क्या होती है, वो हमारी कालिख जैसी ज्वाला बनती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा कब होगा। अब जरा देखो, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, मतलब व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी होती है मतलब ऑक्सीजन पूरी होगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
जलने पर कभी भी कालिक जैसी ज्वाला नहीं देगा। गलत बात है ये तो भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो सही आंसर इसका क्या चला जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा भैया। तो उसमें से काली लौ जो बनेगी ना वो तभी बन सकती है जब उसमें क्या है, लिमिटेड होगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या है, वो काली दिखाई देगी या काला कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी धातु सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है। प्रतिक्रियाशील की बात आ रही है भाई, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु। केमिस्ट्री वाले टॉपिक पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था इसको। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि रिएक्टिव आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, इतने सारे जो ऑप्शन हमने दिए हैं 4, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्टिव है, जो रिएक्टिविटी ज्यादा है इसके अंदर। तो भैया आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है। तो पहले नंबर पे तो यही आएगी, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यही होता है। कोई समस्या? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया भाई, पोटेशियम। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आंतरिक शरीर रचना के अध्ययन के लिए जानी जाती है। आंतरिक शरीर रचना के अध्ययन की बात कर रहा है और क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा। आंसर करेंगे भैया एक बार इसका फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप लोग। देखो यहाँ पर कह रहा है पैथोलॉजी बायोमेट्रिक्स होती है या एनाटॉमी होती है। देखो भाई एनाटॉमी जो होती है ना, अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये क्या है, ये जीवों की संरचना और उनके भागों का अध्ययन करने का कार्य करती है। तो ये एनाटॉमी क्या है, जीवों की संरचना, जीवों की संरचना और उनके भागों का अध्ययन, और उनके भागों का अध्ययन करती है। भागों का क्या करेगी भैया, ये अध्ययन करने का कार्य करती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर आपका जा ही रहा है, ऑप्शन नंबर ए। काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, धन्यवाद भाई। आ जाओ अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति जगत की विशेषता है। वनस्पति जगत की विशेषता की बात कर रहा है, ये प्लांट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बॉटनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो वनस्पति की देखो, वे वनस्पति में क्या होता है, में कोशिका भित्ति और सेलुलोज होते हैं। सूक्ष्मदर्शी कोई मतलब नहीं है। विषमपोषी और बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय तो सही है लेकिन विषमपोषी तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये तो प्लांट जो है स्वपोषी होता है ना। प्लांट जो कैसा होता है भाई, स्वपोषी होता है, स्वपोषी होगा। और स्वपोषी का मतलब है कि भैया वो अपना क्या करता है, भोजन बनाता है ना। तो ये क्या करता है, स्वपोषी होता है, खुद से भोजन बनाता है। आमतौर पर जलीय अवस्था में पाए जाते हैं। आमतौर पर जलीय अवस्था में नहीं होगा। सही आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांट सेल होती है ना, कोशिका, प्लांट की जो कोशिका होती है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कोशिका है और इसको हम लोग प्लांट सेल बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके एक और आवरण चढ़ाना पड़ेगा। इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। ये क्या है भैया, ये है कोशिका भित्ति होती है, मतलब सेल बॉल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और ये अंदर वाली क्या होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, ये झिल्ली होती है कोशिका। अब ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति प्लांट के अंदर ही पाई जाती है। और यह भैया सेलुलोज के बनी होती है। किसकी? सेलुलोज से बनी होती है। अब समस्या ये आती है, सेलुलोज किसका बना होता है,
तो सेल्यूलोज भी भैया प्रोटोप्लाज्म का, किसका? प्रोटोप्लाज्म का सेल्यूलोज बना होता है। मतलब जीव द्रव कहते हैं हिंदी में इसको, क्या कहेंगे भाई? जीव द्रव कहेंगे। ठीक है सर। अब ये जीव द्रव किसका बना होता है? तो जीव द्रव की जब हम लोग बात करते हैं तो जीव द्रव भी हमारा भैया कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर के बनता है। किससे बताया मैंने? पहला इसमें ऐसे करके लिखते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है? ये कोशिका द्रव होता है और भैया इसमें क्या होता है? केंद्रक द्रव होता है। ठीक है, केंद्रक द्रव होता है। इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से मिलकर के सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से मिलकर के कोशिका भित्ति। तो ये दोनों ही चीजें कोशिका के अंदर, प्लांट के अंदर पाई जाएंगी, प्लांट से संबंधित होंगी। दैट्स व्हाई योर राइट आंसर विल बी ए इज द करेक्ट। आ जाओ भाई अगला। निम्नलिखित में से किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट समझते हैं आप क्या होता है? देखो, अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट सेल की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, है ना। प्लांट सेल में क्या होते हैं? इनमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का मतलब है लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें लवक पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट कोशिकाओं के अंदर लवक देखने के लिए मिलेगा। अब कौन कौन से लवक होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि ये जो सेशन में हम प्रश्नों को कर रहे हैं ना, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने के लिए मिलते हैं। आपको प्रत्यक्ष मिलता हुआ जा रहा है। पेपर आप दे के आ रहे हैं भाई, बिहार पुलिस का भी दे रहे हैं, बिहार एसआई का आपने पहले दिया था, 3.0 का दिया था। आप मेरे को ये बता दो कि क्वेश्चन भाई ये मान के चलो कि 95 to 99% क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आ रहा है, तो फिर तो आपको इतना अवेयरनेस आपके अंदर आ जानी चाहिए कि बस हमें यही चीज़ें पढ़नी है और बेहतर तरीके से पढ़नी है। बातें बंद नहीं करते हैं आप लोग, केवल बातें बनाते रहते हैं और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उनको पढ़ने में आपको दुख दर्द फील होता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मन से, दिल से, तमन्ना से अगर ये चीज़ पढ़ ली है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो डेफिनेटली आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगी, जिसको कोई दोहराया नहीं है। लेकिन आप पढ़ेंगे तब। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, आते हैं पूछने के लिए, एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को पूछता है। अब ये जो प्लास्टिड होते हैं ये कितने प्रकार के बताए मैंने? 3 प्रकार के बताए ना। अब तीनों प्रकार की बात करते हैं तो जैसे कि इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट होता है ना। और दूसरा क्या होता है भाई? क्रोमोप्लास्ट होता है। और तीसरा क्या होता है मेरे भाई? ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। इसे कहते हैं बंडी लवक, इसे अबंडी लवक, और इसे क्या कहेंगे भैया? देखो जरा मैं लिख देता हूं। इसे कहेंगे पर्णहरित या हरित लवक कह लो। इसे हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। ये वर्णी लवक और ये अवर्णी लवक होता है। ठीक है भाई। यहां कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज प्लास्टिड। ये क्या होता है? प्लास्टिड होता है। और जो प्लास्टिड होता है ये कहां देखने के लिए मिलेगा? प्लांट में तो है ही है और शैवालों में भी होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। प्लांट के अंदर ये जो हरित लवक है ना, ये पत्तियों में पाया जाता है। याद रखेंगे, ये प्रश्न खूब आता है पूछने के लिए। ये कहां पर होता है भाई? ये तना होता है या फिर फल में होता है या फिर फूल में होता है। ठीक है। और ये जो होते हैं भैया, इनकी बात करें तो ये कहां पर होते हैं भैया? ये जड़ों में होते हैं और भूमिगत तना, जड़ प्लस भूमिगत तना, है ना। जड़ में होगा और भूमिगत तने में होगा, भूमिगत तना। ठीक है, तो ये यहां पर पाया जाएगा। कोई समस्या यहां तक होनी नहीं चाहिए शायद आपको। आ जाओ अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम प्लांट की विशेषता है? अच्छा प्रश्न है। जो प्लांट होता है, प्लांट किंगडम की कौन सी विशेषता है? अब आपने प्लांट के बारे में पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको पढ़ाया होगा तो शायद पता होगा। एप्लीकेशन वाले बच्चों को भरपूर प्लांट किंगडम के बारे में बताया कि इकलर नाम के वैज्ञानिक ने प्लांट को सबसे पहले कितने भागों में बांटा था भाई? इकलर नामक वैज्ञानिक ने प्लांट को 2 भागों में बांटा।
1883 में, एक क्रिप्टोगैमस एक फेनरोगैमस। जो क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं उनमें फल फूल पत्ती नहीं होते हैं, है ना, विभाजित नहीं किया जा सकता उसके रूप में उनको। और जो क्रिप्टोगैमस पौधा होता है ना, उसको कितने भागों में बांटा जाता है भाई? 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के रूप में वो बटे होते हैं। किसके रूप में बटे होंगे भैया? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के रूप में वो बटे होते हैं, क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं। और एक होता है भैया फेनरोगैमस पौधा। और फेनरोगैमस पौधे की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रूप में बटा होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पढ़ेंगे तब पता चलेगी, जब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम पता चलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? वे गतिहीन होते हैं। ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम प्लांट की विशेषता है? ठीक है भाई, बताओ आंसर क्या सही हो जाएगा? तो कौन सा जो है वो प्लांट की विशेषता है? चलो, अब यहां पर कह रहा है कि वे गतिहीन होते हैं। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। प्लांट ऐसा तो है नहीं कि आज तो यहां पर है कल वो वहां पर पहुंच जाए। चलता है क्या? गति करता है क्या? नहीं करता। तो गतिहीन होते हैं, ये वाली बात सही है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, फोटोसिंथेसिस, उसके दौरान अपना भोजन बनाएगा तो प्लांट स्वपोषी हो जाएगा। ये भी बात सही है। इसमें प्लास्टिड में मौजूद क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषण वर्णक पाया जाता है। जो प्लास्टिड है ना, मैंने बताया था अभी, कौन सा प्लास्टिड बताया था जरा बताओ, कमेंट करके बताओ। अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको? पहला बताया था क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल होता है इसीलिए ये क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण का एक पिगमेंट हो गया। तो ये भी बात सही है। इस वजह से हमारा आंसर सही क्या चला जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्लियर हुआ? तो यहां पर जो हमारा आंसर जा रहा है सही, वो क्या जा रहा है भैया? डी इज द करेक्ट, मतलब ऑल यहां पर आंसर सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या, बताओ जरा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंजियोस्पर्म की विशेषता है? मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि पौधा होता है एंजियोस्पर्म। अब आपको कम से कम ये तो पता चले गया कि कौन सा पौधा, मतलब ये एंजियोस्पर्म चीज़ क्या है। नहीं तो आप यही सोचते रहते कि ये एंजियोस्पर्म क्या चीज़ होती है। तो एंजियोस्पर्म क्या है? एक प्लांट है। और ये कौन से प्लांट होते हैं आपने देख रखे होंगे, जैसे कोई भी प्लांट ले लो आप, आम ले लो, चीकू का ले लो, जामुन ले लो, XYZ जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो प्लांट किस में आएंगे? जिनको हम लोग 2 भागों में इनकी पत्तियों को बांट सकते हैं, है ना, जिनके ऊपर छिलका भी पाया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, तो जरा देखो यहाँ पर क्या है। जो एंजियोस्पर्म पौधा होता है ना, वे बीज वाले पौधे होते हैं। मैंने आम के अंदर बीज है, गुठली मिलती है कि नहीं मिलती? चीकू के अंदर मिलती है कि नहीं मिलती? बताओ। तो वो बीज वाले होते हैं। नाशपाती के अंदर मिलती है कि नहीं मिलती? सेब के अंदर बीज होता है कि नहीं होता? होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके एंजियोस्पर्म में आएंगे। बीज वाले के अंदर बंद होते हैं, बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। ये भी बात सही है। ऊपर थोड़ी दिखता है। लीची खाई है आपने, खाना। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों बात सही है। दोनों सही है तो भैया पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा भाई मेरे? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या सही जवाब जा रहा है भाई? सी। तो यहां तक कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े भैया। चलो तो आगे बढ़ेंगे। देखो ये पौधे हैं ना, जो फूल का निर्माण कर रहे होते हैं, और ये पौधे मोनोकोट और डाइकोट 2 प्रकार से मतलब बटे होते हैं। एक बीज पत्री पौधा और 2 बीज पत्री पौधे के रूप में ये बटे होते हैं। एंजियोस्पर्म पौधा, ये भी बात आपको याद रखनी है। एंजियोस्पर्म पौधा ये वो एक बीज पत्री पौधा है ना, एक बीज पत्री पौधा, और दूसरा क्या होता है भैया? 2 बीज पत्री पौधे के रूप में ये बटा होगा, है ना। 2 बीज पत्री पौधा, 2 बीज पत्री पौधा। तो ये इस प्रकार से बटा होगा 2 रूपों में, मतलब 2 भागों में। अब एक बीज पत्री पौधा, इनका क्या होता है भैया? इनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि मक्का हो गया। 2 बीज पत्री पौधा जिन्हें हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसकी पत्तियों को 2 भागों में बांट सकते हैं।
जैसे यहाँ पर केले का पौधा होता है ना, केला, है ना, और यहाँ पर घास होती है ना, और यहाँ पर देखें तो बहुत सारे हो जाएंगे, कोई भी आप लिख लो। जैसे चना हो गया, चना, चना हो गया, मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई, तो ये सारे दो बीज पत्री पौधे में आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म के ही पार्ट होते हैं ये भी। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आपको यह दिखाने के लिए सबसे अच्छा सबूत लगता है कि शैवाल की दो प्रजातियां निकट से संबंधित हैं? कोई तो एक स्टेटमेंट इसमें ऐसा होगा जो ये कहना चाह रहा है कि शैवाल जितने भी प्रकार के होते हैं, मैंने शैवालों का महत्व आपको बहुत अच्छे से कराया था कि जो शैवाल होते हैं वो इस कारणवश दो शैवालों की प्रजातियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। आइएगा, वे दोनों श्वसन करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, कंफर्म नहीं है। वे दोनों एक ही आवास में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, तो भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वे दोनों अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, उन दोनों में एक ही प्रकार के वर्णक मतलब पिगमेंट, और पिगमेंट तो भाई एक ही प्रकार का होगा क्योंकि वो शैवाल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बेटा चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें क्या? ठीक है भाई, चलो, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है ना कि वो अलग अलग प्रजातियों सबसे अच्छा कौन सा है, तो ये इंटरनली अगर हम उसके इफेक्ट को देखेंगे तो ये ज़्यादा सबसे अच्छा चला जाएगा। तो यही सबसे ज़्यादा क्या होगा भाई? हमारा निकट संबंध होगा। निकट का मतलब है पास का, तो भाई अंदर की बात कर रहा है, एक ही वर्णक की बात कर रहा है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। पौधे में वृद्धि की लंबाई का, पौधे में दिन की लंबाई का महत्व सबसे पहले में दिखाया गया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तब तो आप कर पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तब फिर शायद हो सकता है कि आप नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो सूरज की रोशनी को ज्यादा पसंद करते हैं, और सूरज की रोशनी का मतलब है कि वो दिन लंबा चाहते हैं, कि दिन हमारे लिए लंबा हो, रात छोटी हो, दिन लंबा हो। तो ऐसा पौधा कौन सा है? और वो दिन में क्या है, ज्यादा फूलना, मतलब उनके अंदर फुलाव देखने के लिए मिलता है, वृद्धि देखने के लिए मिल जाती है, एक तरीके से हम कहें तो। फूलने में जो दिन की लंबाई का है ना, फूलने में दिन की लंबाई का, दिन की लंबाई का जो महत्व है वो सबसे पहले देखा गया किसमें भाई? तंबाकू में। किसमें देखा गया? तंबाकू का एक पौधा जिसके अंदर देखा गया। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये तंबाकू का पौधा ये चाहता है कि रात छोटी हो, दिन ज़्यादा हो, जिससे इसके अंदर विकास की वृद्धि ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और ये दिन को लंबा चाहता है कि दिन मेरे लिए लंबा होगा तो मैं ज़्यादा फुलाव अपने अंदर लेके आ सकता हूँ, अपनी वृद्धि कर सकता हूँ। पक्षी प्रवास का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे पारिस्थितिकी है और नीडोलॉजी है, या फिर फेनोलॉजी है, या फिर फ्रेनोलॉजी है। अगर मैं फ्रेनोलॉजी की बात करूं तो ये क्या होता है? कपाल का अध्ययन होता है। कपाल है ना, कंकाल जिसे आप लोग कह रहे हैं एक प्रकार से। और अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की तो ये तो पर्यावरण हो गया, है ना, ये पर्यावरण हो गया भैया। अब दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, अब दोनों में से एक आंसर होगा। अब देख लो भाई क्या आंसर सही होगा, जल्दी से फटाफट से। तो ये जो है ना हमारी, अगर मैं बात कर रहा हूं फिनोलॉजी, ये क्या है? अगर मैं फेनोलॉजी की बात करता हूं भैया तो ये क्या है? एक प्रकार से ये पक्षी विज्ञान की एक शाखा है। पक्षी विज्ञान का अध्ययन होता है भैया इसमें, है ना। क्या होता है? अध्ययन होता है। तो पक्षियों के जो प्रवास का अध्ययन है, जो पक्षियों के रहन सहन, प्रवास, जो बाहर से आए हुए पक्षी हैं उनके प्रवास का अध्ययन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ जो माइग्रेशन किया है पक्षी, कहीं बाहर से यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, वो प्रवास कर रहे हैं, उसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा? फेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो माइग्रेशन ऑफ बर्ड,
है ना, जब पक्षी माइग्रेट करता है किसी भी कंट्री से अपने यहाँ पर, और उसके जो रहन सहन है, उसकी जो निवास स्थान है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है भाई, फेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, माइग्रेशन ऑफ बर्ड की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है देखो यहाँ पर कि विच इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीयता, निंदनीय, देखो निंदनीय नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, आघात वर्धनीय लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। और मैं ये कह सकता हूँ इसका मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि पीट कर सीट के रूप में कन्वर्ट करना, है ना, पीट कर सीट के रूप में बदलना। तो पीट कर सीट के रूप में बदला जा सकता है, ऐसा कौन सा मेटल है। तो देखो आघात वर्धनीयता, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता की बात कर रहा है। अगर ये डक्टाइल की बात करता, डक्टाइल बोले तो तन्यता, तन्यता की अगर ये बात करता, तो तन्यता भी भाई सर्वाधिक किसकी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक किसकी होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो तन्यता सर्वाधिक होती है किसकी भाई, सोना होता है, गोल्ड, है ना, तो गोल्ड की होती है। लेकिन ये जो मैलिएबलता भी ज्यादा होती है, ये भी किसकी होती है, ये भी गोल्ड की होती है। मैलिएबलता का मतलब है पीट कर सीट के रूप में बदल देना, और तन्यता का मतलब होता है भैया खींचकर तार के रूप में बदलना। क्या करके, खींचकर तार के रूप में बदलना, तार के रूप में बदलना। ठीक है, खींचकर तार के रूप में बदलना क्या हो जाएगा भाई, आपकी डक्टाइलनेस हो जाती है। तो यहां सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आघात वर्धनीयता है, जो मैलिएबलता है, वो सोने के अंदर होती है। ठीक, आगे बढ़ जाएं क्या। 1 ग्राम सोने को अगर हम पतला पतला तार बनाएं तो लगभग अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 किलोमीटर तक वो लंबा जा सकता है। इतनी इसके अंदर क्या होती है भाई, डक्टाइलनेस देखने के लिए मिलती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं, अच्छे तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक यौगिक के क्रिस्टल बंद कंटेनर में गर्म करने पर अपना नीला रंग बदल करके सफेद हो जाता है, हालांकि ठंडा होने पर कुछ समय बाद यह फिर से नीला रंग ले लेता है। यह यौगिक निम्नलिखित में से किस धातु का है। अच्छा प्रश्न है और कई बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई एग्जाम में, है ना। तो कृपया करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करें, अवश्य करें। चलो, क्या आंसर इसका सही होगा। चलो भाई, क्या आंसर होगा भाई। तो ऐसा जो होता है ना क्रिस्टल, वो पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है भैया। ठीक है, यही क्या है, अगर CuSO4 × 5H2 इसके फॉर्मूले का अगर कभी वर्णन करवाया जाए या पूछा जाए तो CuSO4 × 5H2 इसका फॉर्मूला होता है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या होगा, CuSO4 × 5H2O इसका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। क्या इसे एक और नाम दिया जाता है, ब्लू बिट्रल के नाम से इसको जाना जाता है ना। ब्लू बिट्रल मतलब होता है नीला थोथा, तो इसे भैया ब्लू बिट्रल भी कहते हैं, नीला थोथा भी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, ब्लू बिट्रल या नीला थोथा कहते हैं इसी को आप लोग नीला थोथा कहते हैं, है ना। ब्लू बिट्रल कह लो, नीला थोथा कह लो, ये 2-3 होते हैं। ब्लू बिट्रल, एक सफेद बिट्रल होता है ना। तो इसमें क्या आंसर सही होगा भाई, आपका बताएं जरा फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तांबा, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, यहां पर आप लोग आंसर करिएगा भाई। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी होंगे इस क्वेश्चन में। आधुनिक
वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, ये प्रश्न आपको करके बताना है सही से जवाब। तो भैया आधुनिक वनस्पति विज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो पिता कहा गया है, जैसे आप लोगों ने अभी अभी यहाँ पर आंसर तो कर दिया होगा बहुत प्यारा सा कि थियोफ्रेस्टस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। थियोफ्रेस्टस को नो डाउट वनस्पति विज्ञान का जनक माना गया है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक जरूर इसे माना गया, ये बात ठीक है, विज्ञान का जनक माना जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बुक इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम क्या था भाई पता है क्या आपको? इनकी एक बुक थी जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी हुई, जिसमें इन्होंने इनकी बुक में 500 प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कही गई, फिजियोलॉजी के बारे में उनकी, मॉर्फोलॉजी नहीं, और 500 प्रजातियों का इन्होंने वर्णन किया था। और उस बुक का नाम एक बार कमेंट करो, मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा क्या है उस बुक का नाम। जैसे अरस्तु की बात करें, अरस्तु को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया। अरस्तु जी हैं, इन्हें वनस्पति विज्ञान का, अरस्तु को वनस्पति विज्ञान का, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता है ना, जीव विज्ञान का पिता। इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक में भी इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने भी लगभग 500 प्रजातियों का वर्णन भी इन्होंने किया था। अगर मैं बात करता हूं हिस्टोरिया प्लांटरम बुक की, किसकी बात कर रहे हैं भैया? हिस्टोरिया प्लांटरम, PLANTRUM, हिस्टोरिया प्लांटरम नाम की जो बुक है, जिसे वनस्पति विज्ञान का इतिहास कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का इतिहास, विज्ञान का इतिहास कहते हैं। इस बुक के माध्यम से थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति की 500 प्रजातियों का वर्णन किया। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक लिखी और जिसमें भी इन्होंने लगभग 500 प्रजातियों का वर्णन बताया, उनके बारे में, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में बात कही। ये बात तो सही है ना। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी का पिता कहा गया था इसीलिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। अगर मैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करता हूं तो जिन्होंने क्या है, सबसे पहले जीवों की प्राकृतिक प्रजातियां, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले जीवों की प्राकृतिक प्रजातियां और भैया क्या किया इन्होंने, प्राकृतिक प्रजातियां और प्रजातियों को परिभाषित किया है और प्रजातियों को परिभाषित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। परिभाषित करने और नाम देने के लिए, है ना भैया। नाम दिया था इन्होंने और नाम देने और एक समान प्रजाति बनाने के लिए, ठीक है भाई, क्या एक समान प्रजाति बनाने के लिए इनको श्रेय दिया गया। एक समान प्रजाति
बनाने के लिए। और इन्होंने क्या किया, द्विनामकरण की बात की है इन्होंने भैया, है ना। द्विपद जो है दो पदों से जोड़ करके एक नाम जिन्होंने जो बनाया है, द्विपद नामकरण के रूप में भी इनको जाना जाता है। किसके रूप में, द्विपद नामकरण के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। द्विपद नामकरण, नामकरण, ये सारी बातें जिन्होंने दी, ये सारी बातें जिन्होंने दी मेरे भाई, उनका नाम क्या था, कार्ल लीनियस। अब ये जो कार्ल लीनियस हैं, कार्ल लीनियस को द्विनाम पद्धति का, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया होगा कि कार्लस लीनियस जो है व्यक्ति, इन्होंने द्विपद नामकरण किया एक तरीके से हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, कार्ल लीनियस, ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। एक इन्होंने सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक लिखी थी, और उस बुक में भी इन्होंने क्या किया था, प्लांट और जंतुओं के रूप में बांटा था। तो जो द्विनाम पद्धति को दिया था, जो द्विनाम पद्धति को दिया था, वो दिया किसने था, कार्लस लीनियस ने दिया। कार्ल लीनियस ने क्या किया, प्लांट और एनिमल के रूप में बांट दिया था, और फिर प्लांट के बारे में इन्होंने बात कही थी बहुत सारी, ठीक है। चलो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आ जाइएगा, रेड एल्गी आर नोन एज, अगर मैं रेड एल्गी की बात कर रहा हूँ, लाल शैवाल की बात कर रहा हूँ, शैवालों के टाइप कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक लाल शैवाल होता है, एक हरा शैवाल होता है, और एक भूरा शैवाल होता है ना। तो रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी 3 प्रकार के होते हैं। तो कितने शैवालों की अगर मैं टाइप की बात करता हूँ भाई, एल्गी की, तो एल्गी का है लाल शैवाल होता है, एक लाल शैवाल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आता है पूछने के लिए, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। एक भैया हरा शैवाल होता है, कैसा होता है, हरा शैवाल होता है मेरे भाई, और एक होता है हमारा भूरा शैवाल, है ना। भूरा मतलब, लाल शैवाल का मतलब होता है रेड एल्गी, जिसे रोडोफाइटा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे भैया, रोडोफाइटा, रोडोफाइटा के नाम से जानेंगे, ठीक है। और हरा शैवाल जो होता है इसे फियोफाइटा के नाम से जानते हैं, फियोफाइटा के नाम से जाएंगे। और जो भूरा शैवाल होता है, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, और क्या होता है भैया भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल, ये होता है हमारा फियोफाइटा क्लोरोफाइसी। मतलब रेड एल्गी को रोडोफाइटा, ग्रीन एल्गी को फियोफाइटा, और भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी को, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, इसको एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या होता है। बाकी यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, रोडोफाइसी इज द करेक्ट हियर, क्योंकि यहाँ पर लाल शैवाल के बारे में पूछा गया है। रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा और फियोफाइटा, ठीक है ना भाई। क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा और फियोफाइटा, ये क्लोरोफाइटा होगा, ये फियोफाइटा भूरा शैवाल हो जाएगा, ठीक है। हरा शैवाल को क्लोरोफाइटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फियोफाइटा हो जाएगा, ठीक है भाई। फियोफाइसी कह लो या फियोफाइटा कह लो, फियोफाइटा, ठीक। सही आंसर क्या है भाई आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने राइबोसोम होते हैं, कितने राइबोसोम नहीं, कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं, है ना। कितने प्रकार के, कितनी एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 70, 60 और 80 की बात कर रहा है। तो भैया अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो प्रोकैरियोटिक की जब हम लोग बात करते हैं भैया, तो इसमें होता है 70 एस प्रकार का राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में होता है मेरे भाई 80 एस प्रकार का राइबोसोम। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 80 एस इज द करेक्ट हियर, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े क्या,
आगे बढ़ें क्या? एस का मतलब समझते हैं आप, स्वेड वर्ग इकाई होती है ये, क्या होती है भाई? स्वेड वर्ग इकाई, ठीक है, स्वेड वर्ग इकाई होती है। देखो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ एक क्वेश्चन और लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको यह दिखाने के लिए सबसे अच्छा, ये प्रश्न तो पहला ये रिपीटेड हो गया है भाई, 23 वाला जो प्रश्न है ये रिपीटेड हुआ है। वे दोनों प्रजनन करेंगे, वर्णक एक होगा, ठीक है। फिर भी इसका आंसर क्या कर लेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आ जाओ, रिपीट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से किसमें युग्मकोद्भिदी पीढ़ी प्रमुख होती है भैया? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, या फिर एंजियोस्पर्म, या फिर जिम्नोस्पर्म? क्या आंसर करेंगे भैया? आप आंसर बताएं फटाफट से। चलो अगर हम बात कर रहे हैं इसमें युग्मोद्भिदी पीढ़ी प्रमुख होती है, अगर हम लोग ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? ब्रायोफाइटा की। तो जो ब्रायोफाइटा मॉस होता है ना, और जो लिवर वोट्स करके होता है, लिवर वोट्स और ये ब्रायोफाइटा मॉस होता है, इसमें ये पाए जाते हैं, याद रखेंगे, है ना। आंसर क्या है? ब्रायोफाइटा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो क्या कह रहा है कि पौधे द्वारा पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत फंस जाता है? पौधे द्वारा पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत फंस जाता है? बताएं भैया, आंसर करेंगे इसका जल्दी फटाफट से। तो ये प्रश्न तो आपने ईवीएस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा। जैसे मान के चलो मैं आपको बताता हूँ, बना करके दिखाता हूँ। जैसे ये प्लांट है हमारे पास, कहाँ है? दिख रहा है प्लांट? नहीं दिख रहा, चलो ये रहा। जैसे मान लो कि ये हमारे पास प्लांट है, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं पौधा। ऊपर ज़्यादा हो गया, देखो ज़रा, ये क्या है हमारे पास में भैया? ये प्लांट है, ठीक है, ये वाला थोड़ा तिरछा हो गया है तो कोई बात नहीं, है ना, मान लो। और ये क्या है भाई? सूर्यदेव है हमारे पास, सन है, सन, सूरज की इन किरणों को, है ना, ये सूर्यदेव है। अब ये सूर्यदेव क्या कर रहे हैं भैया? प्रकाश दे रहे हैं। अब ये जो प्रकाश आ रहा है ऐसे करके प्लांट के ऊपर, तो 100% आएगा, लेकिन इसमें से मात्र 1% प्रकाश है जो ये एक्सेप्ट करेगा। बाकी 98 से 99% जो प्रकाश है ये एटमॉस्फेयर से रिवर्स चला जाता है, एटमॉस्फेयर में ही। तो 1 से 2% आंसर यहाँ पर हम लोग सही कर लेते हैं। क्या आंसर सही कर लेंगे भैया? सॉरी, ये फिर से चला जाएगा पूरा। तो 1 से 2% आंसर क्या है, हम लोग यहाँ पर सही करेंगे भैया। कितना करेंगे? 1 से 2% आंसर सही करेंगे। अब 1 से 2% है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पहला वाला आंसर यहाँ सही चला जाना चाहिए, 1। अब ये प्लांट ने तो ले ली भैया ऊर्जा, है ना, प्लांट ने तो ऊर्जा ले ली। अब प्लांट से क्या करता है? जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, जो शाकाहारी आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, वो लेगा। और प्राइमरी कंज्यूमर है, देखो मैं यहाँ से कहाँ लिखूँ इसको, लिखने के लिए वो नहीं मिल रहा। जैसे मान लो घास भी ले लेते हैं हम लोग, है ना, घास है, और घास क्या करती है? वो भी ऐसे ही पौधे से, प्लांट है घास में भी, तो ये क्या करेगा? ये 1% ले लेगा, 1% ले लेगा, तो फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर को देगा। प्राइमरी कंज्यूमर जो है भैया वो सेकेंडरी कंज्यूमर को देगा, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो भैया टर्सरी कंज्यूमर को देगा। तो 10% ऊर्जा का नियम था। इस 1% ऊर्जा से जो इसमें जो भी ऊर्जा बनी होगी वो बनी होगी कितनी? 100%। तो अपनी 100% का ये क्या है? 10% इसमें आगे वाले में ट्रांसफर करेगा।
और इसकी 10% यहाँ आई, इससे बनी होगी इसमें अपनी 100%, तो इस 100% में से ये 10% ये अपना ट्रांसफर कर देगा। इसके अंदर आ गई 100% और इसमें से ये अपना 10% ट्रांसफर कर देगा। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो 10% है, जैसे पहली पीढ़ी में से जो दूसरा वाला है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो यहां से इसने 10% दिया, अपनी टोटल ऊर्जा का 10% इसने दिया, अपनी टोटल ऊर्जा का 10% इसने दिया, तो ये 10% करके सबसे जो कम ऊर्जा प्राप्त हुई है वो टर्सरी को हुई। टर्सरी के बाद भी हमारा सीड्स उपभोक्ता आता है, तो सीड्स उपभोक्ता को प्राप्त होती है क्योंकि इसकी 10% इसके अंतर्गत आएगी। तो ऐसे करते 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 ये क्या है, एक फूड चेन बन जाती है, फूड चेन चल जाती है। लेकिन यहाँ सूर्य से पूछा जा रहा है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में से कितना प्रतिशत जो है प्लांट के अंदर फंस जाता है, मतलब प्लांट उसको ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कितना करेगा भाई, लगभग 1% आंसर यहां पर आप लोग सही कर देंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन दे रहा है कि एरोबिक श्वसन का उत्पाद है, मैलिक एसिड होता है, पायरुवेट होता है, एथिलीन होता है या लैक्टोज होता है। देखो एरोबिक और एन एरोबिक दो प्रकार के श्वसन होते हैं भैया। एक होता है भैया एरोबिक और एक होता है एन एरोबिक श्वसन, दो प्रकार के होते हैं। तो आंसर करके बता दो। एरोबिक श्वसन की क्रिया जो है वो किस में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। एन एरोबिक की कहाँ पर होती है भैया, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, वहां पर होती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, एक बार कमेंट करें फटाफट से, फर्जी बातों को छोड़ करके। चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताएंगे भैया, एरोबिक श्वसन का उत्पाद है। देखो भैया एरोबिक की बात कर रहे हैं, तो एरोबिक का मतलब क्या होता है भाई, श्वसन क्यों करना पड़ता है कि जो ग्लूकोज है हमारे पास में, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP का निर्माण होगा। तो इसका मतलब है ये इसका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ये उत्पाद हो गया इसका। लेकिन ऐसा यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको। जब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो आपको एक चीज और याद रखनी है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, उस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है मेरे भैया, जो साइट्रिक एसिड चक्र बनता है हमारा, वो साइट्रिक एसिड चक्र भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है, याद रखेंगे। तो इसी श्वसन में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल चक्र जो बनता है ना, अम्ल चक्र जो है वो इसी में शामिल होता है। इसके साथ साथ ये कई उप उत्पादकों का भी भाई निर्माण करता है ना। इसके साथ कई उप उत्पाद का निर्माण भी होता है, जिसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, मैलिक एसिड। यहां आंसर आप लोग कर लेंगे, क्या कर देंगे भैया, मैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पर चला जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिना किसी पूर्व निषेचन के फल के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है। बिना किसी पूर्व निषेचन के फल के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आंसर करके बताएंगे भैया फटाफट से। चलो तो सही आंसर होगा इसका पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के नाम से इसको जाना जाएगा, पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका आंसर सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे हमारी क्लास में, लगभग हमने 27 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सेशन और ये प्रश्न काफ़ी हेल्प करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने समझे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिन पर हम लोगों ने बात कर ली है। और एक एक क्वेश्चन ऑथेंटिक था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था मेरे भाई। तो कृपया करके आप इस सेशन को अच्छी तरीके से देखें और शेयर करें, अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही है, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आपसे। और थोड़ी सी ये चटरगस्ती मटरगस्ती जो है ना, इसको थोड़ा कम करो और इन्वॉल्व हो जाओ थोड़ी सी अपनी मेहनत करने में, अपने लक्ष्य के प्रति।
तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि रात दिन की मेहनत हमें एक दिन सफल बनाती है मेरे भाई। तो एक एक पॉइंट से हम लोग चूक जाते हैं, और आप ये जो बातें करते हैं ना, जो मैं कमेंट नहीं भी देख रहा था लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ जा रहा है कभी कभार, क्योंकि आपकी जो बातें लगातार चलती रहती हैं ना, जैसे मान के चलो कि 12 साल के कुंभ के मेले के बाद आज ही आप मिल रहे हैं। खैर कोई नहीं, चलते हैं फिर। आज की क्लास में इतना ही था, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा अपने बिहार उत्कर्ष परिवार के साथ। नेक्स्ट क्लास अगली दिन कल सुबह 11 बजे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। चलो तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी एक सूचना, और इस प्यारी सी सूचना को आप लोग सभी देख रहे हैं। जैसा कि आपका ये जो 78वां आपका क्या चल रहा है भैया, इंडिपेंडेंस डे, मतलब आपका ये स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपके अपने स्वतंत्रता दिवस पर 78% का ही आपको फ्लैट दिया जा रहा है अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन पर। उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी बैच को परचेज करेंगे भैया तो 78% का क्या है डिस्काउंट। और उसके साथ साथ ही अगर हम लोग देखें तो निर्मल सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में 13 तारीख का जो था उस पर आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आपको NG13 कोड को यूज करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ आपको भैया क्या है 100% रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल रहे हैं। अब आपको वहाँ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपके जो बैच है उसकी परचेज वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। एक और चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये 13 तारीख से चल रहा है, और ये भैया ये महा उत्सव जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए दिया जा रहा है केवल 21 तारीख तक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने पसंदीदा किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार में होने वाले या किसी भी XYZ स्टेट की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक कोर्स पर फिलहाल में अभी 21 तारीख तक, जो कि 13 से स्टार्ट हुआ है, 21 तक ये महा डिस्काउंट आपके लिए दिया जा रहा है, जिसमें 78% का डिस्काउंट आपके लिए ऑलरेडी चल रहा है। और उस पर आपको सर के बर्थडे विशेष में आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। देन आपको 100% रिवॉर्ड पॉइंट है जो आपको आगे परचेस करने वाले बैचेस में काफी हेल्प देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है 13 से 21 तक, जब तक आपको एनरोलमेंट हमारे साथ ले लेना है और आपको भाई बने रहना है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा।